हेलो एवरीवन, दिस इज शाहरुख हामिद खान और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसआर के पाठशाला में। आज से हम नई सीरीज़ स्टार्ट करेंगे जो कि होगी हिस्ट्री की। जो फर्स्ट वीडियो मैं लेकर आया हूँ वो है क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो चैप्टर काफ़ी बड़ा है इसलिए हमने इसे पार्ट्स में बनाया हुआ है। तो यहाँ पर आप इस वीडियो में फर्स्ट पार्ट को देखेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट पार्ट में पूरे चैप्टर को ख़त्म करूँ। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे फ्रेंच सोसाइटी इन द लेट 18th सेंचुरी। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट 18th सेंचुरी तो 18th सेंचुरी का मतलब होता है 1700 टू 1800। ओके, तो क्या हुआ, कहानी की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि फ्रांस का राजा बना दिया जाता है लुइस 16 को, जो कि एक बर्बन फैमिली से बिलोंग करता है 1774 में। और एट द एज ऑफ 20 उसकी शादी भी हो जाती है, किससे? ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनियोट से। लेकिन उसी समय फ्रांस एक बुरी तरीके से प्रॉब्लम से जूझ रहा होता है और वो प्रॉब्लम होती है फाइनेंशियल क्राइसिस। होता क्या है कि ब्रिटिश ने अमेरिका पर कई सारी कॉलोनीज़ बना ली थी, बेसिकली 13 कॉलोनीज़। तो इनको इंडिपेंडेंस कराने के लिए फ्रांस ने अमेरिका का साथ दिया, जिसकी वजह से उसकी फाइनेंशियल कंडीशन जो थी वो बहुत ही ख़राब हो गई। लगभग 2 बिलियन लिवरेज का कर्ज किस पर चढ़ गया? फ्रांस पर चढ़ गया। अब ये लिवरेज क्या होता है? तो लिवरेज द करेंसी ऑफ फ्रांस एट दैट टाइम। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट भी जो था वो हाई हो गया। अब आपको मालूम है कि फ्रांस जो है वो बड़ी ही फैंसी कंट्री है, वहाँ पर रहना सहना बहुत ज़्यादा महंगा होता है और उस टाइम भी ऐसा हुआ करता था। तो वहाँ पर फ्रांस में आर्मी, कोर्ट, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, इन सब को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगा करता था। तो गवर्नमेंट का रिसोर्स क्या होता था वहाँ के रेवेन्यू का? तो वहाँ पर गवर्नमेंट क्या करती थी? टैक्स लगाया करती थी। अब ये टैक्स किस पर लगते थे, आइए जानते हैं। तो बेसिकली जो फ्रांस की सोसाइटी थी वो 3 कम्युनिटीज़ में, या हम कह सकते हैं 3 कैटेगरीज में डिवाइड थी, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्टेट्स। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। द फर्स्ट स्टेट इज कॉल्ड क्लर्जी कमिटी। अब ये क्लर्जी कमिटी क्या थी? इट बिलोंग्स टू द पीपुल हु आर रिलीजियस वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब जैसे कि फादर्स हो गए चर्च के, ठीक है, प्रीस्ट हो गए। तो ये जो लोग हुआ करते थे ये कौन से ग्रुप में आते थे, किस कम्युनिटी में आते थे? क्लर्जी कम्युनिटी में। सेकंड स्टेट में आते थे नोबिलिटी। तो नोबिलिटी का मतलब होता था किंग। सिर्फ किंग से ही मतलब नहीं था, यहाँ पर किंग से रिलेटेड या उसके घराने से रिलेटेड, रॉयल फैमिली से रिलेटेड कोई भी दूर से दूर तक का उसका रिलेशन का होता था तो वो सारे के सारे किस में आते थे? नोबिलिटी में आते थे। बात करें अगर थर्ड स्टेट की तो थर्ड स्टेट में बचे हुए बाकी सारे लोग आते थे, चाहे वे टीचर्स हों, चाहे वे बिजनेसमैन हों, है ना, स्मॉल पीजेंट्स हो, सर्वेंट्स हो, लॉयर्स हो। तो ये सारे के सारे जो थे वो थर्ड स्टेट में आते थे। अब देखते हैं कंडीशन ऑफ सोसाइटी। फ्रांस सोसाइटी की उस समय कंडीशन क्या थी? आपने देखा कि जो सोसाइटी थी उसको 3 अलग अलग कैटेगरीज में बांट दिया गया था। सबसे पहला देखते हैं फ्यूडल सिस्टम। अब देखिए फ्यूडल सिस्टम क्या होता है। तो जो फ्रांस में बड़े बड़े लैंड लॉर्ड्स थे जिनके पास ज़मीनें हुआ करती थी, है ना, दे आर नॉट यूजिंग देयर लैंड फॉर देमसेल्फ, है ना, वो अपने लिए यूज़ नहीं करते थे। वो क्या करते थे? दूसरों से उस पर काम करवाते थे और उनसे उसका टैक्स भी वसूलते थे। बेसिकली ये जो लोग हुआ करते थे ये कौन हुआ करते थे? थर्ड स्टेट के लोग हुआ करते थे। तो ये एक सिस्टम चल रहा था वहाँ पर। जो लैंडलॉर्ड क्या करते थे? अपनी ज़मीन पर पीजेंट्स वगैरह से काम करवाते थे और प्लस उनसे क्या करते थे? टैक्स भी वसूल करते थे। टीथेस। अब देखिए टीथेस क्या था? टीथेस एक तरह का टैक्स था जो कि किस पर लगाया जाता था? पीजेंट्स पर लगाया जाता था, है ना, जो भी किसान हुआ करते थे उन पर लगाया जाता था। ये किसकी तरफ से लगाया जाता था? ये लगाया जाता था बेसिकली चर्च की तरफ से, या फिर आप कह सकते हैं फर्स्ट स्टेट की तरफ से, है ना। तो इसमें क्या हुआ करता था कि जो पीजेंट्स हुआ करते थे वो जिस भी खेत पर काम करते थे, जितना भी प्रोडक्शन करते थे उसका 1/10 उसको किसको देना पड़ता था? चर्च को देना पड़ता था, है ना। एक और है आपका टाइल। टाइल क्या था? ये भी एक प्रकार का टैक्स था जो कि थर्ड स्टेट को देना पड़ता था। और ये कौन लगाता था? नोबिलिटी कम्युनिटी लगाती थी। तो आप देख रहे हो यहाँ पर कितना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ठीक है। तो और पॉपुलेशन की बात करें तो फ्रांस की जो 90% पॉपुलेशन थी वो क्या काम करती थी? दे आर पीजेंट्स, मतलब कृषि पर रिलेटेड थी और थर्ड स्टेट के लोग थे, है ना। अब यहाँ पर एक और चीज़ जो वहाँ पर उसकी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा चल रही थी वो थी प्रिविलेज बाय बर्थ।
तो आपने देखा किस तरीके से क्लर्जी और नोबिलिटी जो थे वो प्रिविलेज बाय बर्थ जो थे वो क्या कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, है ना। उन्हें किसी भी तरीके का टैक्स नहीं देना पड़ रहा था, है ना। उनको प्रिविलेज मिला हुआ था बाय बर्थ, मतलब आप वहाँ पर पैदा हो गए तो आपको बस सारे ऐशो आराम मिलेंगे, आपको कुछ काम नहीं करना पड़ेगा, बस टैक्स आपको मिलता जाएगा और उससे आप अपना क्या करते रहेंगे, काम करते रहेंगे। तो ये एक बहुत ही कहना चाहिए एक्सप्लॉयटेशन वाला माहौल चल रहा था फ्रांस में। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या होता है, ऐसी कंडीशन पे सरवाइव के लिए स्ट्रगल करना पड़ता ही है, तो फ्रांस के लोगों को भी ये करना पड़ रहा था। अब उसी समय फ्रांस में क्या हो रहा था कि जो पॉपुलेशन थी वह रैपिडली क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। अब जब पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो फूड की जो डिमांड होगी, फूड ग्रेन्स की डिमांड होगी, वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब जब वो इंक्रीज होगी तो इसके लिए क्या हुआ, फ्रांस में जो ब्रेड के दाम थे वो क्या होने लगे, बढ़ने लगे। सो ब्रेड जो थी वो फ्रांस का एक स्टेबल फूड है, ठीक है। तो वहाँ पर ब्रेड के दाम क्या होने लगे, बढ़ने लगे। जो लेबर वेजेस थे वो क्या कर दिए गए, फिक्स कर दिए गए। मतलब जो भी लेबर काम करते थे तो उनकी जो सैलरी हुआ करती थी वो फिक्स्ड कर दी गई। अब जब दाम बढ़ रहे हैं, है ना, और डिमांड बढ़ रही है, दाम बढ़ रहे हैं, और अगर आप फिक्स्ड सैलरी में काम करते रहोगे तो आपके क्या होंगे, एक्सपेंसेस और जो आपका इनकम होगा वो मीट नहीं हो पाएगा, वो नहीं मिल पाएगा। तो इसकी वजह से क्या हो रहा था कि रिच और पुअर के बीच में बहुत बड़ा गैप आने लगा था। कभी तो सिचुएशन ऐसी होती थी कि कभी कभी क्या होता था, ड्रॉट और हेल के कारण क्या हो जाता था, जो उनकी फसलें होती थी वो बुरी तरीके से ख़राब हो जाती थी। तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, सबसिस्टेंस क्राइसिस। सबसिस्टेंस क्राइसिस का मतलब क्या होता है कि ऐसी बुरी कंडीशन, ऐसी एक्सट्रीम कंडीशन जब हमें जीने के लिए जो नीड होती है हमारी, रोटी कपड़ा मकान, उसके लिए भी क्या होने लगे, बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगे। तो इस तरीके का माहौल, इस तरीके की कंडीशन कहाँ जनरेट हो रही थी, फ्रांस में उस समय जनरेट हो रही थी। और ये जो कंडीशन थी ये किस पर जनरेट हो रही थी, सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेट पर। बाकी जो नोबिलिटी और क्लर्जी था, दे आर एंजॉय देयर प्रिविलेज बाय बर्थ। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब जो होता है कहानी में आता है थोड़ा सा ट्विस्ट, क्योंकि अब फिल्म में आते हैं मिडिल क्लास। इससे पहले मिडिल क्लास क्या था, कौन था, ये किसी को भी नहीं पता था। अब यहाँ पर मिडिल क्लास सामने आता है। तो 18वीं सेंचुरी में क्या होता है, कई सारे सोशल ग्रुप्स बनते हैं, उसमें से एक होता है आपका मिडिल क्लास। तो ये मिडिल क्लास बेसिकली कौन से क्लास से होते हैं, ये होते हैं थर्ड स्टेट से। लेकिन ये क्या होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, जो कि क्या करते हैं, ट्रेड का काम करते हैं, बेसिकली वुलन और सिल्क टेक्सटाइल पर काम करते हैं। और ये उसको क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं रिच मेंबर्स को, सोसाइटी के जो रिच मेंबर्स होते हैं उनको एक्सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से इनके पास काफ़ी सारा पैसा आ जाता है। और ये थोड़े बहुत क्या होते हैं, पढ़े लिखे भी होते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो भी प्रिविलेज बाय बर्थ होता है, ठीक है, उसका क्या करते हैं, विरोध करते हैं। इनका मानना ऐसा होता है कि जो भी पर्सन होता है उसका जो भी सोशल पोजीशन होती है वो किस पर डिपेंड होनी चाहिए, वो डिपेंड होनी चाहिए उसके मेरिट पर, नॉट बाय बर्थ। तो इस तरीके के विचार वाले लोग अब धीरे धीरे फ्रांस में आने लगे थे, है ना। अ सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वल लॉ एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। तो इस तरीके की बात कौन करने लगा था, मिडिल क्लास करने लगा था। अब धीरे धीरे क्या था, फ्रांस में थोड़े से चेंजेस होने की उम्मीद नज़र आने लगी थी। और इसी उम्मीद को और ताकत देने के लिए वहाँ पर उभरे कुछ फिलोसोफर्स क्या होते हैं, फिलोसोफर्स बेसिकली वो लोग होते हैं जो दुनिया को, या कहना चाहिए सोसाइटी को, एक अलग पर्सपेक्टिव देते हैं, ठीक है। तो उस समय फ्रांस में भी कुछ ऐसे फिलोसोफर्स आए जिन्होंने वहाँ के लोगों की जो सोच थी उनको क्या किया, बदला। द फर्स्ट फिलोसोफर वॉज जॉन लॉक। अब जॉन लॉक ने एक बुक लिखी जिसका नाम था टू ट्रेटिस ऑफ गवर्नमेंट। तो उन्होंने क्या किया कि जो भी डॉक्ट्राइन ऑफ द डिवाइन था उसको पूरे तरीके से उन्होंने डिनाई किया। मतलब कि जो लोग राजा हुआ करते थे ना, तो लोग क्या करते थे, राजा को एकदम बहुत ज़्यादा मानते थे, पूछते थे जैसा वो करेंगे वैसा ही मानना है। तो इस तरीके की चीज़ों का विरोध किया उन्होंने अपनी बुक में। और उन्होंने कहा कि जो एब्सोल्यूट राइट होता है, मोनार्क के पास जो एब्सोल्यूट राइट होता है वो भी नहीं होना चाहिए, है ना। मतलब ज़्यादातर जो पावर होता है वो किंग के पास होना चाहिए। तो वो इसके विरोध में थे कि ऐसा नहीं है कि सारा का सारा पावर किस पर होना चाहिए, किंग के पास होना चाहिए। जो दूसरे फिलोसोफर थे वो थे रूसो। अब रूसो ने क्या किया, जो जॉन लॉक का थॉट था, जो जॉन लॉक ने जो बात करी थी उसको थोड़ा सा और आगे लेके गया और उन्होंने बुक लिखी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की। इनका मानना था कि जो रिप्रेजेंटेटिव हैं और जो पीपुल है, कॉमन पीपुल है, उनके बीच में क्या होना चाहिए, सोशल कॉन्टैक्ट होना चाहिए। अब यहाँ पर सोशल कॉन्टैक्ट किस चीज़ का इंडिकेशन दे रहा है, इट इज़ द इंडिकेशन ऑफ
कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो उन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट है, जो रिप्रेजेंटेटिव है और जो रिप्रेजेंटेटिव चुन रहे हैं, उनके बीच में क्या होना चाहिए, एक सोशल कॉन्टैक्ट होना चाहिए। ये बात कही रूसो ने। एंड द थर्ड वन इज मॉन्टेस्क्यू। अब देखिए मॉन्टेस्क्यू ने क्या बात करी, मॉन्टेस्क्यू ने बात करी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर या फिर डिवीजन ऑफ पावर्स की। उन्होंने बात करी कि एक ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जिसके जो पावर्स में डिवाइड हो, और वो पावर्स कौन कौन से थे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। और मॉन्टेस्क्यू ने ऐसा किस बुक में लिखा, उनकी बुक थी द स्पिरिट ऑफ लॉ। तो द स्पिरिट ऑफ लॉ में उन्होंने क्या किया कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बारे में लिखा। अब तो भाई क्या हुआ कि फ्रांस में जो लोग थे वो इन आइडियाज़ को समझने लगे, जानने लगे। कॉमन पीपल में इन फिलोसोफर्स की क्या होने लगी, पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी। और उसी समय यहाँ पर हमारे जो राजा थे लुईस 16, उन्होंने एक टैक्स लगा दिया, और इस टैक्स का जो वहाँ की जनता थी उन्होंने पूरी तरीके से क्या किया, प्रोटेस्ट किया। और उन्होंने कहा कि ये जो प्रिविलेज है सिस्टम में बाय बर्थ, ये क्या होना चाहिए, पूरी तरीके से ख़त्म होना चाहिए। एक तो मिडिल क्लास उभर कर सामने आ रहा था, और दूसरे ये जो फिलोसोफर्स थे, इन लोगों ने भी क्या किया, बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर ली। तो जो कॉमन मैन थे उन तक क्या होने लगा, कम्युनिकेशन फैलने लगा, और वो भी अवेयर होने लगे कि नहीं, हमें हमारा हक जो है वो चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। तो सबसे पहले देखते हैं फ्रांस इन ओल्ड रेजिम। अब क्या हुआ करता था कि फ्रांस में जब टैक्स लगाया जाता था तो ऐसा नहीं है कि टैक्स डायरेक्ट कौन लगाता था, किंग लगाता था। तो मोनार्की डिड नॉट हैव द पावर टू इम्पोज टैक्स। तो उसके लिए क्या किया जाता था कि मोनार्क हैज़ कॉल्ड अ मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल, है ना। वो क्या करता था, स्टेट जनरल की एक मीटिंग बुलाता था, ठीक है। और फिर यही स्टेट जनरल क्या करता था कि टैक्स कितना लगाना है, कैसे लगाना है, किन लोगों पर लगाना है, ये डिसाइड करता था। अब ये स्टेट जनरल क्या होता था, तो द स्टेट जनरल वाज अ पॉलिटिकल बॉडी टू विच 3 स्टेट सेंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। हमने 3 स्टेट्स के बारे में पढ़ा, कौन कौन से थे वो, क्लर्जी, नोबिलिटी और थर्ड स्टेट, जहाँ पर सारे लोग थे। तो क्या होता था बेसिकली, ये तीनों की मीटिंग्स हुआ करती थी, ठीक है। और यहाँ पर क्या किया जाता था, जो भी उनके रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो आते थे, और फिर वहाँ पर से क्या होता था, जो भी टैक्स वगैरह कैसे लगाना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें डिसाइड होती थी, ठीक है। ऐसा बहुत साल पहले हुआ था जब जो किंग था उसने क्या किया था, स्टेट जनरल को बुलाया था। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी आ गई थी फ्रांस में कि मोनार्क को, वहाँ के किंग को फिर से स्टेट जनरल को बुलाना पड़ा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें हम, तो स्टेट जनरल वॉज कॉल्ड इन 5 मई 1789। इतना कुछ हो रहा था, इसलिए जो वहाँ का किंग था उसने 5 मई 1789 को फिर से क्या बुलाई, स्टेट जनरल को बुलाया। द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट सेंड 300 रिप्रेजेंटेटिव ईच। तो जो फर्स्ट स्टेट था उसने 300 भेजे, और जो सेकेंड स्टेट था उसने भी 300 रिप्रेजेंटेटिव भेजे, और जो थर्ड स्टेट था उसने कितने भेजे, 600 भेजे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट थे उसने 300 रिप्रेजेंटेटिव भेजे, जबकि जो थर्ड स्टेट था उसने सिर्फ और सिर्फ 600 भेजे। क्या ये सही था? देखने में तो ये सही लग रहा है, बट अगर हम बात करें किसकी, पॉपुलेशन कंपोजिशन की, तो आपको मालूम है जो थर्ड स्टेट था वो पॉपुलेशन का 90% था, जबकि नोबिलिटी और आपका क्लर्जी ये दोनों मिलाकर ही कितने थे, सिर्फ 10% थे। फिर भी यहाँ पर मीटिंग को शुरू किया गया, और इस मीटिंग में क्या हुआ, जो पीजेंट्स थे, सर्वेंट्स थी, और खासकर जो वुमेन्स थी, उनको तो आना बिल्कुल ही क्या कर दिया गया, मना कर दिया गया कि वे असेंबली में एंट्री नहीं कर सकते, है ना। तो ये जो वुमेन वाला रोल है ना, ये भी हम आगे देखेंगे कि फ्रांस में अभी की सिचुएशन में वुमेन्स की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, ठीक है। तो क्या होता है कि थर्ड स्टेट जो होती है वो इस मीटिंग में डिमांड करती है कि 1 मेंबर 1 वोट होना चाहिए, बट जो राजा होता है वो क्या करता है, इस डिमांड को पूरी तरीके से डिनाई कर देता है, और वो बोलता है कि 1 मेंबर 1 वोट्स की जगह क्या होना चाहिए, 1 स्टेट 1 वोट होना चाहिए। अब आप सोचिए 1 स्टेट और 1 वोट होगा तो आपको वैसे ही मालूम है कि नोबिलिटी और क्लर्जी क्या होंगे, आपस में दोनों मेजॉरिटी बना लेंगे, तो थर्ड स्टेट के होने का मतलब ही नहीं है। तो ये सारी बातें सुनने के बाद क्या हुआ कि वहाँ पर जो थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने क्या किया, असेंबली से वॉकआउट कर दिया, और वो वहाँ से चले गए, क्योंकि अब फिलोसोफर्स और मिडिल क्लास के जो लोग थे उनकी बातें ये लोग सुन रहे थे, समझ रहे थे, जान रहे थे। तो इनकी जो डिमांड थी वो पूरी नहीं हुई, तो उन्होंने क्या किया, वहाँ से असेंबली से वॉकआउट कर दिया। और इसके बाद
20 जून 1789 को जो थर्ड स्टेट के मेंबर थे वो सारे के सारे असेंबल हुए। कहाँ पर? हॉल ऑफ एन इंडोर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड ऑफ द वर्साइल। वर्साइल एक सिटी है, तो वहाँ पर वहाँ के जो टेनिस कोर्ट का ग्राउंड था, हॉल था, वहाँ पर ये लोग मिले और इन लोगों ने वहाँ पर डिसाइड किया, डिक्लेयर किया कि हम अब अपनी नेशनल असेंबली बनाएंगे। हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करेंगे? ड्राफ्ट करेंगे और जो पावर है मोनार्क के पास, किंग के पास जो पावर है उसको क्या कर देंगे? ख़त्म कर देंगे। द असेंबली वॉज लेड बाय। अब क्या होता है कि जब ऐसी सिचुएशंस हुई तो यहाँ पर क्या हुआ कि उनको लीडर्स की ज़रूरत पड़ी। तो लीडर्स वहाँ पर कौन कौन निकल के आए? द लीडर वॉज मिराबियो एंड एबीसियस। ये दो तरीके के लीडर वहाँ पर निकल कर आए। बेसिकली ये दोनों ही जो लोग थे ये नोबिलिटी और क्लर्जी से बिलोंग करते थे। बेसिकली नोबिलिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। बट ये क्या थे कि थोड़ा अच्छे लोग थे, जो कि क्या है, थर्ड स्टेट पर जो भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, उनका जो शोषण हो रहा था, उसके बारे में इन्हें बड़ा बुरा लगता था। तो ये उनकी मदद के लिए सामने आए। उनमें से जो मिराबू थे, मिराबू क्या करते थे? बहुत अच्छी स्पीचेस देते थे, क्राउड को गैदर करते थे। और एबीसीएस थे जो वो बहुत अच्छे राइटर थे, है ना। तो वो कई सारे आर्टिकल्स, पैम्पलेट लिखते थे। उनका एक पैम्पलेट व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ पर लीडर मिल गया और इन लोगों ने निश्चय कर लिया कि अब हम क्या करके रहेंगे? फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और जो पावर है किंग के पास उसको क्या करेंगे? ख़त्म करेंगे। अब देखते हैं रेस्ट ऑफ द फ्रांस। अब इतना कुछ फ्रांस में चलने लगा था, लोग अपने हक के लिए लड़ने लगे थे, उनको उनके राइट्स चाहिए थे। तो बाकी जगह पर फ्रांस में क्या हो रहा था? तो हमें मालूम है फ्रांस जो है वो यूरोप में है और फ्रांस में काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो ड्यू टू सीवियर विंटर वहाँ की जो हार्वेस्ट थी वो बुरी तरीके से क्या हो रही थी? ख़राब हो रही थी, मतलब फसलें ख़राब हो रही थी। तो उसकी वजह से जो ब्रेड के प्राइस थे वो क्या हो रहे थे? बढ़ते जा रहे थे। हमें मालूम है जो फ्रांस का स्टेबल फूड है वो क्या है? ब्रेड है। तो ब्रेड के प्राइस क्या हो रहे थे? बढ़ते जा रहे थे। और इसका फ़ायदा कौन उठा रहा था? जो भी बेकर्स थे, जिनकी बेकरी हुआ करती थी, जो भी ब्रेड वगैरह बनाते थे, वो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे थे। लोग क्या करते थे? बेकरी के सामने घंटों तक लाइन लगा के खड़े रहते थे, फिर भी उनको ब्रेड नहीं मिल पाते थे, और अगर मिलते भी थे तो काफ़ी ज़्यादा दामों में मिलते थे। अब इसके लिए क्या किया लोगों ने? जब इतना कुछ होने लगा तो लोगों ने क्या किया? जो भी ब्रेड शॉप्स हुआ करती थी, बेकरी हुआ करती थी, उसमें तोड़ फोड़ मचाने लगे, क्योंकि वो इतने ज़्यादा एंग्री हो चुके थे। अब इतना सब कुछ यहाँ पर हो रहा था फ्रांस में, तो किंग ने इनकी मदद करने की बजाय क्या किया? उसने वहाँ पर ट्रूप्स भेज दिए, है ना। पेरिस में ट्रूप्स भेज दिए, वहाँ पर कुछ सोल्जर्स भेज दिए, ताकि क्या हो सके, जो लोग ये सब कर रहे हैं उनको हटाया जा सके। अब क्या हुआ कि लोग वैसे ही परेशान थे, एंग्री थे, अब लोग और ज़्यादा भड़कने लगे, और ज़्यादा भड़के लोग। तो उन्होंने 14 जुलाई 1789 को क्या किया? उन्होंने पूरी तरीके से दे आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय बास्टाइल। अब ये बास्टाइल क्या है? तो बास्टिल होता है, इट इज़ अ सिंबल ऑफ द डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। ये एक तरीके की जेल हुआ करती थी। तो इसमें क्या होता था? बेसिकली फ्रांस में किंग के खिलाफ कोई भी जाता था, है ना, कोई भी राजा के खिलाफ कुछ ऐसा कर देता था, या राजा के खिलाफ कुछ बोल देता था, या किसी भी तरीके की कोई सिचुएशन पैदा करता था, तो उसको क्या किया जाता था? उस जेल में डाल दिया जाता था। तो उसको बोलते थे बास्टिल। तो बास्टिल इज़ अ सिंबल ऑफ डेस्पोटिक पावर ऑफ किंग। तो यहाँ पर लोग इतने ज़्यादा भड़क गए कि उन्होंने क्या किया कि उस बास्टिल को ही तहस नहस कर दिया। अब इसी बीच वहाँ पर फ्रांस में एक रूमर्स और आने लगे कि जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो क्या कर रहे हैं? गैंग अप कर रहे हैं और गुंडे वगैरह ला रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? जो भी पीजेंट्स की क्रॉप्स वगैरह हैं उनको क्या कर रहे हैं? बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो वहाँ पर जो जनता थी उन्होंने सोचा कि ये हमारी क्रॉप्स को नुकसान पहुँचाए, इससे पहले हम क्या करते हैं? इनकी जो भी चीज़ें उनको क्या कर देते हैं? डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो पीजेंट्स, जो एंग्री पीजेंट्स थे, अटैक स्टेट बिल्डिंग्स एंड कास्टल एंड दे लूटेड ग्रेन्स एंड डिस्ट्रॉय रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंट्स। तो जितने भी गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स थे, रिकॉर्ड थे, उनको पूरी तरीके से उन लोगों ने क्या किया है? एंग्री पीजेंट्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया। वहाँ की जो ग्रेन्स वगैरह थे उनको लूट लिया। तो मतलब बेसिकली जो हाई लेवल के लोग थे वहाँ पर, उनको बुरी तरीके से क्या किया? मारा पीटा गया, और उनके जो भी रिकॉर्ड्स वगैरह थे वो सारे के सारे जला दिए गए। अब जो सिचुएशन थी फ्रांस की वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो गई थी। यहाँ पर किंग समझ चुका था कि रेवोल्यूशन जो है वो बहुत ही खतरनाक होने वाला है, क्योंकि अब लोगों को साफ साफ पिक्चर दिखाई दे रही है। और जब इतना कुछ होने लगा तो किंग लुइस ने फाइनली क्या किया? नेशनल असेंबली को रिकॉग्नाइज कर लिया। अगस्त डिक्लेयर 1789
इसमें क्या किया गया कि फ्यूडल सिस्टम जो था, जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया, फ्यूडल सिस्टम और जो टैक्स था उसको पूरी तरीके से क्या कर दिया गया, एबॉलिश कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। मेंबर ऑफ क्लर्जी हैड टू गिव अप देयर प्रिविलेज, है ना, जो भी उनके प्रिविलेज हुआ करते थे उनको गिव अप करना पड़ा क्लर्जी कम्युनिटी को, ठीक है। जो टीथेस हुआ करते थे उसका भी क्या किया गया, एबॉलिश किया गया। चर्च जो उन पर लगाता था पीजेंट्स पर, वो भी क्या कर दिया गया, पूरी तरीके से बंद कर दिया गया, ठीक है। और यहाँ पर जो फ्रांस था, फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो अब थोड़ा थोड़ा कहीं पर आशा की किरण किसको दिखने लगी, वहाँ के लोगों को दिखने लगी, क्योंकि जो फ्रांस था वो अब क्या बन चुका था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की और एब्सोल्यूट मोनार्की। एब्सोल्यूट मोनार्की में क्या होता है, एब्सोल्यूट मोनार्की में जो करता धरता होता है वो सारे का सारा कौन होता है, किंग होता है। बट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में क्या होता है, किंग होता है, बट वहाँ पर क्या होता है, उस देश का कॉन्स्टिट्यूशन भी होता है। तो द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791, ठीक है। तो नेशनल असेंबली ने जो ड्राफ्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का वो कब कंप्लीट किया, 1791 में। और इट्स मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्क, मोनार्क के पावर को क्या करना, लिमिट में करना। और पावर को वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया लेजिस्लेचर में, एग्जीक्यूटिव में और जुडिशरी में, जिसको अभी हमने कहाँ पढ़ा था, मॉन्टेस्क्यू की बुक में। अब फ्रांस के पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन था। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन था तो वहाँ के लोग क्या करेंगे, वोटिंग करेंगे। लेकिन वहाँ पर सिटीजन्स को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया, एक्टिव सिटीजन्स एंड पैसिव सिटीजन्स। अब ये यहाँ पर जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें क्या हुआ कि जो वोट करने का अधिकार था वो सिर्फ और सिर्फ किसको था, एक्टिव सिटीजन्स को था। और ये एक्टिव सिटीजन्स कौन हुआ करते थे, एक तो इन पर क्राइटेरिया ये था कि इनकी जो एज होगी वो 25 ईयर्स से ज़्यादा होगी और ये मैन होंगे, है ना। देखिए अभी वुमेन अभी भी पिक्चर में नहीं है ना, तो मैन होंगे। दूसरी चीज़, उनका जो भी वो टैक्स पे करेंगे वो कितना होना चाहिए, वो 3 डेज ऑफ लेबर वेजेस होना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसी कुछ शर्तें रखी गई और वोटिंग के लिए चीज़ों को ओपन कर दिया गया, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, एक्टिव सिटीजन्स के लिए। पैसिव सिटीजन्स में कौन आते थे, तो जो रिमेनिंग मैन हुआ करते थे, मतलब पीजेंट्स हो गए, आपके सर्वेंट्स हो गए, और जो यूथ हुआ करता था जो कि 25 साल से कम जिनकी उम्र होती थी, और जो वुमेन्स हुआ करती थी, वो सभी क्या होती थी, पैसिव सिटीजन्स होती थी, और इनको वोटिंग का अधिकार नहीं था। तो इस तरीके से फाइनली जो फ्रेंच का कॉन्स्टिट्यूशन था वो बन तो गया, लेकिन अभी भी इसमें बहुत सारे चेंजेस बाकी थे। क्योंकि आपने देखा जो वोटिंग का अधिकार था, जो वोटिंग का राइट्स था, वो मेन को ही दिया गया था। वुमेन्स तो अभी तक पिक्चर में थी ही नहीं, अभी तक उन्हें बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज किया गया था, डोमिनेट किया गया था। तो आगे हम देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर अलग अलग चेंजेस हुए। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, उस कॉन्स्टिट्यूशन का जो फर्स्ट पेज था वो कुछ इस तरीके से था, डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन। यहाँ पर भी आप देख सकते हो किसकी बात चल रही है, मैन की बात चल रही है। तो बेसिक से कुछ राइट्स को यहाँ पर इंक्लूड किया गया, जैसे कि राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वलिटी बिफोर लॉ। दीज आर नेचुरल एंड इनएलिजिबल राइट्स। तो ये राइट्स कैसे थे, नेचुरल राइट्स थे और इनएलिजिबल थे, मतलब ये ऐसे थे जो ह्यूमन बीइंग को बाय बर्थ मिलने वाले थे और कोई भी इनसे ये राइट्स नहीं छीन सकता था। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट मैं आप तक जल्दी अपलोड कर दूंगा, तो आपको वो मिल जाएगा जल्दी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।